स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो कि हमारे साथ यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1 है। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है हमारे साथ मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। कम्युनिकेशन और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इसकी क्या अहमियत है नर्सिंग फील्ड में। ठीक है, हम कम्युनिकेशन को क्यों स्टडी करते हैं, तो इसके हवाले से मैं आगे स्लाइड्स में आप स्टूडेंट्स को डिटेल के साथ बताऊंगा और इंशाल्लाह आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं कम्युनिकेशन की। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन की अगर लफ्जी मानी में आपको बताऊं तो कम्युनिकेशन से मुराद बातचीत करने को कहते हैं। ठीक है, मैं आप स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ हम नॉलेज को शेयर करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मैं आप स्टूडेंट्स के साथ नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। आप जो है रिसीवर है, ठीक है, और मैं क्या हूँ? मैं सेंडर हूँ। और यहाँ पर हमारे साथ मीडियम क्या है? मीडियम हमारे साथ इंटरनेट है। इंटरनेट के ज़रिए मेरे जो मैसेजेस हैं, मेरी जो इंफॉर्मेशन है आप लोगों को पहुंच रही है, आप इसको रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से फिर जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा इन टॉपिक्स के हवाले से और आप मुझे उसके जवाब देंगे, तो वो आपका क्या होगा? वो आपकी फीडबैक होगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है ये हमारे साथ क्या है? कम्युनिकेशन से मुराद बातचीत करने को कहते हैं। इसकी अगर डिफिनीशन के हवाले से मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे डिफिनीशन है जिसका एक ही मतलब है। ठीक है, और सिंपल से सिंपल डिफिनीशन आपको मिलेंगे। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? जिसके ज़रिए हम सेंडर और रिसीवर के दरमियान इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन का तबादला जब हम करते हैं तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफिनीशन दी गई है जिसमें कहते हैं कि कम्युनिकेशन रिफर्स टू द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग से मुराद क्या है? मैं आप स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ? आप स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन में डिलीवर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, और आप इस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कहेंगे। सही है, communication is the mean by which people influence the behavior of another, leading to successful outcome of nursing intervention. It is a vehicle used to establish therapeutic relationship involving the elements like sender, the message, the receiver and the feedback. जैसे कि मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा जरिया होता है। मीन से मुराद जरिया, ठीक है, सोर्स। ये हमारे साथ एक ऐसा जरिया होता है जिसके ज़रिए हम दूसरे लोगों को क्या करते हैं? दूसरे लोगों के जो बिहेवियर है उसको हम मुतासिर करते हैं। मुतासिर या इन्फ्लुएंस से मुराद ये है कि अगर हम किसी की क्या करना चाहते हैं? अगर हम किसी की करेक्टनेस करना चाहते हैं, मतलब उसके बिहेवियर को ठीक करना चाहते हैं, तो हम एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर तरीके के साथ हम उनको डिलीवर करते हैं, जिसमें हम उनको उनके बिहेवियर के हवाले से नॉलेज देते हैं, उनको हम इन्फॉर्म करते हैं। और इसी तरह से उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम उनके जो बिहेवियर है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से उनके बिहेवियर को हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कम्युनिकेशन कहेंगे। इसी तरह से कम्युनिकेशन ये हमारे साथ एक व्हीकल है। व्हीकल से मुराद ये है, ये एक हमारे साथ एक सोर्स है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कायम करते हैं बिटवीन क्लाइंट और नर्स के दरमियान। ठीक है, इसी तरह से कम्युनिकेशन के हमारे साथ एलिमेंट्स है। एलिमेंट से मुराद कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को मुकम्मल करती है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ सेंडर होता है, जिसमें अगर सेंडर की मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं जो है एज अ सेंडर के तौर पर अब यहाँ पर रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं आपको मैसेजेस क्या कर रहा हूँ? सेंड कर रहा हूँ। वो मैसेजेस जो है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में है, लेक्चर्स के फॉर्म में है। ठीक है, और आप लोग क्या है? आप लोग रिसीवर के तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं। आप लोग जो है मेरी बात को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है,
इसी तरह से जब मेरी बातें ख़त्म हो जाए, आपने जितना भी रिसीव किया होता है और उसका जब आप मुझे फिर जवाब देंगे, तो इसको फिर मैं क्या कहूँगा, इसको फिर मैं फीडबैक कहूँगा। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन के हमारे साथ 4 एलिमेंट है, जिसमें पहले नंबर पर सेंडर, दूसरे नंबर पर मैसेज, तीसरे नंबर पर रिसीवर और चौथे नंबर पर फीडबैक है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के हमारे साथ 4 एलिमेंट या 4 कंपोनेंट्स है। ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको? यस सर, अभी। ओके गुड। अब आ जाते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की तरफ। व्हाट इज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन? थेराप्यूटिक कैसे कहते हैं? थेराप्यूटिक से मुराद इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि नर्स और क्लाइंट के दरमियान होती है, और इस कम्युनिकेशन का जो बुनियादी मकसद होता है वो नर्स और क्लाइंट के दरमियान एक रिलेशनशिप को कायम करना होता है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें क्लाइंट्स जो होते हैं, पेशेंट जो होते हैं, वो अपने नर्सिस पर क्या करते हो, मुकम्मल भरोसा करते हो, उनके साथ कोऑपरेट करते हो, उनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करते हो। तो इस मकसद के लिए हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन दी गई है। कहते हैं कि थेराप्यूटिक nurse patient interaction is a mutual learning experience and corrective emotional experience for the client. In this relationship, the nurse uses personal attributes and clinical techniques while working with the client to bring about insight and behavioral changes. कहते हैं कि कम्युनिकेशन या थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन ये असल में हमारे साथ नर्स पेशेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको कहते हैं, जिसमें नर्स पेशेंट जो है ये एक बाहमी रिलेशनशिप को कायम करते हैं, और उस बाहमी रिलेशनशिप के ज़रिए वो अपने जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं, जो इमोशनल सिचुएशन वो फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन इमोशनल सिचुएशन को करेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। कौन करते हैं? नर्सेस करते हैं। किसकी करेक्ट करते हैं? पेशेंट की करेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जो रिलेशनशिप जब कायम हो जाती है, ठीक है, नर्स और पेशेंट के दरमियान, तो इस रिलेशनशिप की वजह से नर्सेस क्या करते हैं? नर्सेस अपने जो कंसेप्ट होता है, उनके पास जो स्किल्स होते हैं, उन्होंने जो क्लिनिकल टेक्निक सीखे हुए होते हैं, तो उन टेक्निक्स को बरूह कार लाते हुए वो अपने क्लाइंट को क्या करते हैं? अपने क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए अपने क्लाइंट्स के जो इंटरनल फीलिंग्स होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ साथ अपने क्लाइंट के जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये वर्ड मेंशन किया गया है बिहेवियरल चेंजेस, मतलब उनके जो बिहेवियर है उसको क्या करते हैं? उसको नॉर्मल की तरफ लाते हैं। ठीक है, the general goal of nurse-client interaction is to help the client to grow. All nurses need skills in therapeutic communication to effectively apply the nursing process and to meet the standards of care for the client. इसी तरह से क्लाइंट, नर्स और क्लाइंट के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होती है, जो बातचीत हो रही होती है, तो इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि हम अपने क्लाइंट की जो कंडीशन है उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाए, उसको हम ग्रो करें। ठीक है, और इसी तरह से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को करने के लिए नर्सिस को चाहिए कि वो तमाम स्किल्स सीखे जिसके ज़रिए वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन और असर तरीके से अपने क्लाइंट के साथ कर सकते हो, और इसके साथ साथ अपने जो नर्सिंग प्रोसेस है उसको फिर वो इफ़ेक्टिवली क्या कर सकते हो? परफॉर्म कर सकते हो। नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है? नर्सिंग प्रोसेस में आपको पता है कि सबसे पहले असेसमेंट की जाती है पेशेंट की, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लिया जाता है। असेसमेंट के बाद फिर नर्सिंग डायग्नोसिस की जाती है, जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा की बुनियाद पर की जाती है। जब नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाती है तो उसके बाद फिर तीसरा जो स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस में, वो क्या होता है? वो नर्सिंग प्लानिंग होती है, जिसमें नर्सिस जो है वो नर्सिंग केयर प्लान तैयार करते हैं कि किस तरह से मैंने अपने पेशेंट को
पेन से रिलीफ देनी है, किस तरह से मैंने पेशेंट को जो है केयर देनी है, कौन से टूल मैंने यूज़ करने हैं, तो ये सारी चीज़ें वो अपने नर्सिंग प्लानिंग स्टेप में क्या कर लेता है, मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो चौथा स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस में, तो उसको हम नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, जिसमें उन्होंने जो प्लानिंग की होती है तो उस प्लानिंग को वो प्रैक्टिकली अपने पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। और आखिरी जो स्टेप होता है वो है नर्सिंग इवोल्यूशन, जिसमें नर्सिस ये देखते हैं कि आया हमने जो प्लानिंग की थी अपने पेशेंट को केयर देने के लिए और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो आया हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं या नहीं। अगर हुए हो तो ठीक है, अगर नहीं हुए हो तो फिर से उनको नर्सिंग केयर प्लान जो है वो तैयार करना पड़ेगा और फिर से उनको जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो दोहराना पड़ेगा। और ये प्रोसेस जो है उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमारे जो ऑब्जेक्टिव, हमारे जो गोल है वो पूरे ना हो जाए। तो नर्सिंग प्रोसेस को इफेक्टिवली करने के लिए और पेशेंट को एक्सटेंडेड केयर प्रोवाइड करने के लिए तमाम नर्सिस को चाहिए कि वो तमाम जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के स्किल्स है तो वो उनको आने चाहिए कि किस तरीके से मैंने अपने पेशेंट्स को डील करना है, किस तरीके से मैंने अपने पेशेंट के साथ बातचीत करनी है। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं। गोल ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। गोल ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या मकसद होता है। ठीक है, सो टू एस्टेब्लिश अ थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, टू आइडेंटिफाई क्लाइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स। अच्छा जी, गोल्स ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन ये दोबारा से रिपीट करूं। गोल ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि जो हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने पेशेंट के साथ, तो इसके पीछे क्या वजह है, किस मकसद के लिए हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसके हवाले से अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे जनरली तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हम किस मकसद के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मजीद सिंपल करके आपको बताया गया है। अच्छा, इससे पहले वाली स्लाइड जो है वो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के बारे में है। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, मैं आपको समरी यहाँ पर बता देता हूँ। थेरेप्यूटिक से मुराद ट्रीटमेंट है, ठीक है, इंटरवेंशन है, और कम्युनिकेशन से मुराद बातचीत, एक ऐसी बातचीत जिसके ज़रिए हमारे पेशेंट को क्या मिले, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल महसूस करे। ठीक है, वो उस हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में आसानी से एडजस्ट हो जाए। इसी तरह से वो अपने जो फीलिंग्स है, ठीक है, वो हमारे साथ बगैर किसी तजब्जुब के, बगैर किसी शक व शुबात के हमारे साथ वो शेयर करते हो और वो हम पर ट्रस्ट करे। तो इस मकसद के लिए हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में हमारा जो पहला मकसद होता है वो अपने पेशेंट के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप, एक ऐसी इंटरेक्शन करनी होती है जिसके बेस पर हमारे पेशेंट जो है वो फिर हम पर एतबार करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से वो अपने से रिलेटेड जितने भी उनको प्रॉब्लम दरपेश होते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे साथ फिर वो आसानी से शेयर करते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ वो हमारे साथ फिर नर्सिंग प्रोसेस और जो केयर है उसमें वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हो। ठीक है, और पूरा हमारे साथ वो सपोर्ट करते हो। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है जिसके ज़रिए हम अपनी इन सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है गोल्स ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। गोल्स ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन मतलब थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या वजह होती है, क्या मकसद होता है कि हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हैं। तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन करने का जो पहला गोल होता है या जो पहला मकसद हमारा होता है वो यही होता है, टू एस्टेब्लिश अ थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, आप अपने पेशेंट के साथ इस अंदाज से बातचीत करें, इस टोन में बातचीत करें, इस लहजे में, ऐसे लहजे में बातचीत करें कि वो लहजा जो है उनको पसंद आए। ठीक है, उस लहजे की वजह से जो है आप उनको जो है आप पसंद आ जाए और
उनको जो है आपकी बातें पसंद आ जाए, ठीक है, आपकी बातें करने का जो तरीका है वो पसंद आ जाए, जिसकी वजह से वो फिर आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से उनका जो है आपके साथ एक लगाव जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है और नर्स पेशेंट के दरमियान जो है एक रिलेशनशिप जो है वो कायम हो जाती है। सो पहला गोल थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का यही होता है कि नर्स और पेशेंट के दरमियान एक ऐसी रिलेशनशिप कायम की जाए जिसके बेस पर फिर पेशेंट जो है वो अपने नर्सिस के साथ मुकम्मल तौर पर क्या करते हो, कोऑपरेट करते हो, अपने नर्सिस के साथ जो है वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते हो। तो पहला जो मकसद है वो यही होता है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का। इसके अलावा दूसरा मकसद ये है कि टू आइडेंटिफाई क्लाइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स। जब हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हैं तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की वजह से सबसे पहले पेशेंट और नर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम हो जाती है और उसी रिलेशनशिप की वजह से फिर क्लाइंट्स जो है वो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी तजब्जुब के वो अपने नर्सिस के साथ अपनी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी होती है उसको शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तो दूसरा जो मकसद है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का वो यही है कि इसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स होते हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा तीसरी जो पर्पज़ है या गोल है वो यही है फॉर असेसिंग क्लाइंट परसेप्शन एंड द प्रॉब्लम। ज़ाहिरी बात है जब पेशेंट का आपके साथ एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक बन जाता है तो इसी ताल्लुक की वजह से फिर पेशेंट जो है वह आपके साथ हर तरह के प्रॉब्लम जो है वो शेयर करते हैं और वो क्या सोच रहे हैं, उनके मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में क्या परसेप्शन है, ठीक है, चीज़ों के हवाले से वो क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए फिर हम अपने क्लाइंट की जो परसेप्शन है उसको भी क्या करते हैं, एसेस करते हैं और इसके साथ साथ उनके प्रॉब्लम भी हम एसेस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आया हमारे पेशेंट को जो है प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। इसके अलावा टू फैसिलिटेट क्लाइंट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन और फीलिंग। ज़ाहिरी बात है जब पेशेंट और नर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम हो जाती है तो इस रिलेशनशिप की वजह से फिर नर्सेज जो है वो अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको जो है इनकरेज करते हैं कि वो जिस तरह से भी फील कर रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, उनके जो भी जज्बात है अभी मौजूदा टाइम में, तो वो उसका मुकम्मल तौर पर मतलब वो बिल्कुल क्लियरली इजहार कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा मकसद या चौथा गोल जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का होता है वो यही होता है कि इसके ज़रिए हम अपने पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि वो अपने जज्बात, अपने फीलिंग, एहसासात का ख्याल जो है का इजहार जो है वो क्या करें, मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ कर सकते हैं। इट हेल्प इन रियलाइजेशन। जी जी। इसमें ये है कि ये जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप से मुराद है कि हमने अपना ट्रस्ट डेवलप करवाना है जिसमें पेशेंट इजी होके हमें अपनी हर बात शेयर कर सके और अपनी इमोशनल फीलिंग और जो भी पेन वो कर रहा है उसको शेयर करे हमारे साथ। बिल्कुल बेसिकली मेरा ख्याल है कि ये चीज इन्होंने बताई है कि बिल्कुल ये जो बिल्कुल रिलेशनशिप से ट्रस्ट डेवलप करना है अपना। बिल्कुल यही बात है ना, मैं भी यही आपको कह रहा हूँ। नर्स पेशेंट के दरमियान रिलेशनशिप कब कायम होगी, रिलेशनशिप तब कायम होगी जब पेशेंट अपने नर्सिस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दे। जब वो अपने पेशेंट अपने नर्सिस पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे तो इसके बाद फिर जो इंफॉर्मेशन नर्सिस को चाहिए होगी तो वो फिर हासिल कर सकेंगे। अगर नर्स अपने पेशेंट को ऐसे अंदाज से डील करे जैसे कि अक्सर औकात मैंने बजाते खुद भी देखा हुआ है, अक्सर औकात नर्स जो है बहुत रूडली अपने पेशेंट को डील करते हैं, ठीक है, वो बेचारे मुसीबत के मारे हॉस्पिटल आए हुए होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल होते हैं और इस परेशानी हाल में जब वो अपने नर्सिस को क्या करते हैं, उनको हेल्प के लिए कहते हैं, तो अक्सर औकात नर्सिस जो है बहुत बुरी तरह से अपने पेशेंट को डील करते हैं, जिसकी वजह से एक तो बेचारे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और परेशानी की वजह से वो फिर आगे से रिस्पॉन्स भी नहीं देते, ठीक है, और इसी वजह से फिर वो अपने जो प्रॉब्लम है वो फिर नर्सिस के साथ शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनका ट्रस्ट नहीं रहता, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही होती।
तो इस वजह से वो ये सोचते हैं कि अगर हम इनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर भी करना चाहें तो पहले तो ये लोग हमारी बात को सुनेंगे नहीं, अगर सुनेंगे तो हमें इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हमें केयर नहीं सही तरह से केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों इस तरह से वो सोचते हैं? क्योंकि नर्सेज ने उनके साथ रूडली बिहेव किया होता है, फिर उनका ट्रस्ट जो है नर्सेज पर नहीं रहता। तो इस तरह के वाक़यात मैंने बज़ात खुद भी अपनी आंखों से देखे हुए हैं, डेंटल हॉस्पिटल में भी देखे हैं, इसी तरह से जो नॉर्मल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर भी मैंने देखे हैं। बहुत जगहों पर मैंने इस तरह के जो कंडीशन सिचुएशन है मैंने देखे हुए है, और मुझे बज़ात खुद बहुत बुरा लगता है इस तरह मतलब नर्स जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेचारे होते हैं, बहुत ज़्यादा लाचार होते हैं, ठीक है, होपलेस हेल्पलेस होते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर नर्सेज डॉक्टर उनको इस तरह से डील करे तो उनकी जो उम्मीदें डॉक्टर से नर्सेज से वाबस्ता होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। और आपको पता है कि दुनिया जो है वो उम्मीद पर कायम है। तो हमें चाहिए कि हम अपने पेशेंट को जो है अच्छे तरीके से डील करें, उनको ऐसे डील करें जैसे कि वो हमारे अपने हों, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो है इन लोगों का जो है हमारे अलावा कोई नहीं होता, ठीक है। तो हम जो है एज अ मसीहा के तौर पर इनके लिए रोल प्ले कर रहे हो, और ये अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि हम जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी को हम दूर करें, उनके तकालीफ को हम कम करें। तो तमाम नर्सेज आप सारे स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आपको कहीं इस तरह से पेशेंट के साथ नर्सेज डील करते हुए नज़र आए तो आपको चाहिए कि आप उनको समझाएं, उन नर्सेज स्टाफ को समझाएं कि आप जो है आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मजीद कहते हैं कि हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन करेंगे, रिलेशनशिप कायम होगी, तो इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आपके पेशेंट वो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, आपके साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे। तो इसी तरह से नर्सिस के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और अगर वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर आप उनसे डेटा नहीं हासिल कर सकेंगे, और जब डेटा नहीं मिलेगी तो आप किसी भी किस्म की केयर उनको नहीं दे सकते, ठीक है। क्लेरिफाइज द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एंजाइटी। इसी तरह से जब थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कायम हो जाती है तो इसकी वजह से फिर नर्सेज जो है वो आसानी से उन एरियाज को क्लेरिफाई कर लेते हैं जहां पर पेशेंट जो है कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हुए हो, ठीक है, या एंजाइटी का शिकार हुए हो। तो फिर आसानी से थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए हम कॉन्फ्लिक्ट या एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफाई क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए हम अपने क्लाइंट के जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको भी हम मालूम कर सकते हैं। मतलब आया हमारा पेशेंट जो है वो कोपेबल है या नहीं, इसमें कुव्वत बर्दाश्त है या नहीं, ठीक है। आया हमारा पेशेंट ज़्यादा डरपोक है, मतलब होपलेस है, या पूरा मतलब होपफुल है, ठीक है। उम्मीद मतलब उनमें है या बेउम्मीद है, लाचार है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो इससे पता चलता है कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है नर्सिंग प्रोसेस में, ठीक है, और नर्सिंग केयर में। आपको कहा गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। मंदरजा झेल में से थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के गोल्स में कौन सा ऑप्शन जो है आता है? तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें से आपको इसमें भी एक दिया गया होगा कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए नर्स पेशेंट के दरमियान रिलेशनशिप कायम होती है, या थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए हम अपने पेशेंट के जो इम्पोर्टेंट नीड्स है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, या थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए हम अपने पेशेंट की जो परसेप्शन और प्रॉब्लम है उसको एसेस कर सकते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। To have an effective therapeutic communication, the nurse must consider privacy and respect of boundaries, use of touch and active listening and observation. Dear students, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो पेशेंट को एक्टिवली सुनना, उनको ऑब्जर्व करना, और इसी तरह से वो आपके साथ जो
इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन की हिफाजत करना, उसको प्राइवेट रखना, दूसरों के साथ शेयर ना करना, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पेशेंट आपके साथ मुकम्मल तौर पर आपके साथ क्या करे, कोऑपरेट करे, आपको सपोर्ट करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट की क्या करें, रिस्पेक्ट करें, उनको रिस्पेक्ट दे, इज़्ज़त दे, इसके साथ साथ उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखने की जो है आप उनको यकीन दहानी करें। इसके साथ साथ किस तरह से मैंने अपने पेशेंट को टच करना है, कैसे टच करना है, ठीक है, तो इसका ख्याल रखना। पेशेंट जब आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हो तो उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको सुनना, ठीक है, और उनको ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें आपकी जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है उसको क्या करती है, बाअसर बनाती है। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टाइप्स, अब आ जाते हैं हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के टाइप्स की तरफ। सबसे पहली जो टाइप है वो हमारे साथ क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन से मैं आपके साथ अब जो बातचीत कर रहा हूँ इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वो बातचीत जो कि हम अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके ऑपोजिट हमारे साथ जो दूसरी किस्म है उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फिर हमारे साथ क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद कम्युनिकेशन की वो किस्म जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के इशारे करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के अपने जो पोस्चर्स है वो बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ख़ास आवाज़ें निकालते हुए हम लोगों को अपनी बातें या लोगों को अपना जो मकसद है वो समझाने की कोशिश करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर वोकल क्लूज से क्या मुराद है, वोकल क्लूज से मिसाल के तौर पर आप एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर आप अपने क्लाइंट या अपने पेशेंट को जो है नहीं बुला सकते, या अपने साथ स्टाफ मेंबर को बाय नेम नहीं बुला सकते, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली उसे कहते हैं कि मतलब इस तरह से उनको करते हैं, तो वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वोकल क्लू कहते हैं। या आप सीटी बजा लेते हैं आहिस्ता से कि, और वो आपकी तरफ क्या हो जाते हैं, मुतवज्जो हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, वोकल क्लूज कहते हैं। और ये नॉन वर्बल की हमारे साथ क्या है, एक किस्म है। आर आल्सो नोन एज पैरालिंग्विस्टिक क्लूज। अब जब वोकल क्लूज जो है इसको क्या कहते हैं, इसको पैरालिंग्विस्टिक क्लूज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम मुकम्मल तौर पर बातचीत नहीं करते बल्कि कुछ ख़ास आवाज़ें निकालते हैं, और उन ख़ास आवाज़ों की ख़ास क्या होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, तो उन ख़ास आवाज़ों के ज़रिए हम अपने मैसेज को क्या करते हैं, डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। दे इंक्लूड ऑल द नॉइसेस एंड एक्स्ट्रा स्पीच साउंड, एग्जाम्पल टोन ऑफ वॉइस, पिच, नर्वस, कफिंग एक्सेट्रा। लाइक मिसाल के तौर पर मैं आप स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूँ और पीछे से एक स्टूडेंट जो है वो मेरे पीछे खड़ी हुई है और वो मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन वो मुझे मतलब मुखातिब नहीं कर सकती, तो वो सिंपली क्या करती है, गला साफ कर लेती है या थोड़ा सा कफ कर लेती है, मतलब मुझे ये एहसास दिलाती है कि मैं पीछे खड़ी हुई हूँ या पीछे कोई खड़ा हुआ है जो कि आपसे बात करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ क्या कहलाएंगे, ये हमारे साथ वोकल क्लूज कहलाएंगे, और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक सब टाइप है, एक कैटेगरी है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे साथ एक्शन, जी जी गुड, इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे साथ एक्शन क्लूज आते हैं। एक्शन क्लूज से मुराद ऐसे इशारे करना, ऐसे हरकत करना, ऐसी हरकतें करना जिसके ज़रिए एक ख़ास मैसेज जो है हम दूसरों तक डिलीवर करते हैं, तो इसको हम एक्शन क्लूज कहते हैं। आपने अक्सर औकात जो बहरे और गूंगे लोग होते हैं तो उनको देखा होगा कि वो इशारों से बातें करते हैं, ठीक है, तो उनके जो इशारे होते हैं, उनके जो हरकत होते हैं, बॉडी मूवमेंट होते हैं, तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है जिसके ज़रिए हम अपने मैसेजेस दूसरों को डिलीवर करते हैं, तो ये हमारे साथ एक्शन क्लूज कहलाएंगी, और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की दूसरी सब किस्म है, ठीक है। आर मेनली बॉडी मूवमेंट लाइक एक्सप्रेशन, मैनरिज्म
actions, etc. Facial movements and postures particularly significant in interpreting the speaker moods. ठीक है, एक्शन क्लूज जो है ये असल में हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारे फेस के जो तासुरात हो गए, हम जिस तरीके से खड़े होते हैं, ठीक है, और जो हरकत हम कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके एक्शन क्लूज में आ जाती है। फेशियल मूवमेंट और इसके साथ साथ हमारे खड़े रहने का जो अंदाज होता है, ये ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उन ऑब्जर्वर के लिए जो कि हमें देख रहे होते हैं और हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जी नैन, तारा, आप का कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकती है। जी जी नैन तारा, आप पूछिए। हेलो। सर हम नॉन वर्बल, हेलो सर। जी जी हेलो जी 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 बोले। सर, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस कंडीशन में यूज करते हैं, मतलब कैसे पेशेंट्स पे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अप्लाई करते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादातर हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो कि सुनने और बोलने से कासिर हो, मतलब जो कि सुन नहीं सकते हो। जो लोग सुन नहीं सकते, तो ज़्यादातर उनके लिए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब वो सुनेंगे नहीं, तो ज़ाहिर बात है, अगर आप उनको बहुत ही आसान अल्फाज में बातें करें, क्योंकि वो आप लोगों को सुन नहीं पा रहे, तो उनको समझना आप लोगों के लिए नामुमकिन होगा। तो इसलिए फिर हम मुख्तलिफ इशारों के ज़रिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ इशारों के ज़रिए, मुख्तलिफ एक्सप्रेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, उनको बात समझाने की कोशिश करते हैं और उनको मैसेजेस डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादातर जो डिसेबल लोग होते हैं, जिसमें हमारे साथ जो बहरे गूंगे लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। सही है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट, मिसाल के तौर पर सही बंदा है, सही पेशेंट है, लेकिन उसने ऐसा एक्सीडेंट किया हुआ है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जो है वो क्या हुई है, कवर हुई है। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी जो है वो कवर है और वो कोई किसी किस्म की हरकत नहीं कर सकता, ठीक है, वो बात नहीं कर सकता, ठीक है, या उसके मुंह में, मतलब मिसाल के तौर पर उसकी मुंह की सर्जरी हुई है, तो वो बात करने से फिलहाल वो क्या है, कासिर है, बात नहीं कर सकता। तो ऐसे पेशेंट के साथ फिर हम क्या करते हैं, उनके साथ फिर हम वर्बली बात करते हैं, लेकिन वो हमें फिर अपने आंखों के ज़रिए या हेड को नीचे ऊपर करते हुए, हिलाते हुए हमें क्या करते हैं, अपने रिस्पॉन्सेस देते हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम ऐसे सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर या तो पेशेंट जो है बात करने के काबिल ना हो, ठीक है, या पेशेंट जो है वो काबिल हो, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में हो कि वो बात फ़िलहाल नहीं कर सकता, तो वो फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करता है और हम उनको वर्बली उनको हम चीज़ें बताते हैं और वो हमें नॉन वर्बली क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ होती है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्लूज़ की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्लूज़ से मुराद ये है कि पेशेंट के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे, जिसमें हमारे साथ पेशेंट की ड्रेसिंग स्टाइल आ जाती है, ठीक है, फर्निशिंग्स आ जाती है, पोजीशन आ जाती है, मतलब दे कम्युनिकेट समथिंग टू ऑब्जर्वर अबाउट द स्पीकर फीलिंग्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें नर्सेस अपने पेशेंट की जो फीलिंग्स है, उसकी जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, इन चीज़ों को वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। पेशेंट के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके ज़रिए पेशेंट की जो कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव क्लू कहेंगे। ठीक है, जबकि स्पेस क्या है, स्पेस से मुराद ये है कि प्रोवाइड अनदर क्लू टू द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट के साथ आप बहुत ज़्यादा क्या है, स्पेस ये हमारे साथ एक दूसरी चौथी किस्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हम अपने क्लाइंट के साथ इतने करीब बैठ जाते हैं, या हमारा जो क्लाइंट है, आवाज़ नहीं आ रही आपको, क्यों नहीं आ आवाज़ नहीं आ रही आपको? रहा था कि जी जी
पर नर्सेज होते हैं। नर्सेज क्या कर रहे होते हैं, अपने जो पेशेंट है उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। पेशेंट क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट अपने जो फीलिंग्स होते हैं उसके बारे में अपने, अच्छा हैंड फ्री के बगैर तो आवाज़ स्लो आता है ना, बिल्कुल हैंड फ्री में सुना करे, काइंडली हैंड फ्री के बगैर आवाज़ स्लो होता है। तो अगर हैंड फ्री है सबके पास तो हैंड फ्री लगा कर सुना करें, सही है। तो ऑब्जेक्टिव क्लूज आर ड्रेस फर्निशिंग एंड पोजीशन, मतलब यह है कि ये हमारे साथ वो क्लूज होते हैं जिसमें ऑब्जर्वर जो होते हैं वो अपने पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनकी जो ड्रेसिंग है उसको देखते हैं, उसके इर्द गिर्द, पेशेंट के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, नर्सिस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ पेशेंट की बातों को भी सुन रहे होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट बोल रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं, आया ये ठीक है या ठीक नहीं है, ठीक है। सो इससे क्या करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं, इससे मतलब निकालते हैं, अपने जो ज़रूरत का डेटा होता है वो गैदर करने की कोशिश करते सर हैं। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। सही है ना। तो इस तरीके से आपको आपके एग्जाम में मैसेज, सॉरी, एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम बात करेंगे, खसूसियात के बारे में हम बात करेंगे। रिस्पॉन्सिव डायमेंशन, रिस्पॉन्सिव डायमेंशन के हवाले से अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमने अपने पेशेंट को रिस्पॉन्स देना है या पेशेंट ने हमें रिस्पॉन्स देना है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर नर्सिस के लिए जेन्युइननेस आता है। जेन्युइननेस से मुराद ये है कि बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी लालच के आप अपने पेशेंट को क्या करें, डील करें, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, उनके साथ जो है खुश अखलाकी के साथ पेश आए और उनको डील करें। तो जेन्युइननेस से क्या है, इसमें क्या आता है, इट इम्प्लाइज दैट द नर्स इज ओपन, ऑनेस्ट, सिंसियर पर्सन हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, इसमें जेन्युइननेस से मुराद ये है कि बगैर किसी मतलब के, ठीक है, ईमानदारी के साथ, मुखलिस होकर आप अपने पेशेंट के साथ क्या कर रहे हो, अपने पेशेंट के साथ आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, ठीक है, और उनके साथ आपका एक ताल्लुक बना हुआ हो। तो ये हमारे साथ पहली करेक्टरिस्टिक है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की, कि अगर आप थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसमें आपका मुखलिस रहना, आपका जो है ईमानदार रहना, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पहली खसूसियत है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की। दूसरी खसूसियत क्या है, रिस्पॉन्सिव डायमेंशन में अगर मैं दूसरी खसूसियत के बारे में बताऊं तो वो रिस्पेक्ट है, कि बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी कंडीशन के, ठीक है, आप अपने पेशेंट को रिस्पेक्ट दें, उनको आप क्या करें, उसकी इज्जत का आप ख्याल रखिए, ऐसी बातों से आप गुरेज करें जिसकी वजह से उनकी इज्जत को जो है नुकसान पहुंचता हो या उसकी, उनकी इज्जत पर बात आती हो। तो दूसरा काम जो है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की दूसरी खासियत ये है कि इसमें नर्स जो है वो अपने पेशेंट को मुकम्मल रिस्पेक्ट देंगे, उनकी इज्जत नफ्स का जो है ख्याल रखेंगे, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। सो नॉन पॉजिटिव, वार्म और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज नॉन एज रिस्पेक्ट। आप बगैर किसी वजह के जो है आप उनके साथ पॉजिटिव रहे, ठीक है, उनके साथ हुस्न सलूक करते रहे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिस्पेक्ट कहेंगे। फिर है एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी से मुराद ये है कि पेशेंट पर जो गुजर रहा है, ठीक है, पेशेंट जो महसूस कर रहा है, जिन तकालीफ से गुजर रहे हैं, तो आप उनको जो है इस बात की यकीन दहानी दिलाए, ठीक है, यकीन दहानी करें कि आप पे जो गुजर रही है, आप जो फेस कर रहे हैं, आप जो सफ़र कर रहे हैं, मैं आपके गम में, मैं आपके तकलीफ में आपके साथ हूँ और मैं आपके दुख दर्द को समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ। तो इससे क्या होगी, इससे हमदर्दी जो है ये बढ़ेगी। तो ये थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की तीसरी करेक्टरिस्टिक है। एम्पैथी से मुराद हमदर्दी, ठीक है, हमदर्दी। एम्पैथी इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। एम्पैथी जो है ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, एलिमेंट है, कंपोनेंट है। एम्पैथी इज एन एबिलिटी to enter in the life of another person to accurately perceive his her current feelings and their meaning। ठीक है, एम्पैथी क्या है? एम्पैथी किसी भी शख्स की वो एबिलिटी, किसी भी शख्स की वो सलाहियत जिसमें वो अपने उनके पेशेंट पर जो गुजर रहा होता है, वो जिस दर्द तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, तो वो नर्स जो है उसमें ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो क्या करे, अपने पेशेंट के दुख दर्द को खुद महसूस करे, ऐसा महसूस करे जैसे कि वो उन पर बीत रही हो, उस नर्स पर बीत रही हो। ठीक है, तो अगर पेशेंट के दुख तकलीफ को इस तरह से फील करेंगे तो जाहिर बात है नर्सेस जो है वो फिर बहुत सेंसिटिविटी के साथ अपने पेशेंट को क्या करेंगे, डील करेंगे, उनको केयर देंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। तो ये हमारे साथ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की तीसरी खसूसियत है। इसी तरह से कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस किसे कहते हैं? कंक्रीटनेस से मुराद ये है कि आप अपने पेशेंट के साथ ऐसे अल्फाज में बात करें और ऐसी आसान अल्फाज को इस्तेमाल करें जिसका उनको समझने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो और उन अल्फाज को समझना उनके लिए इंतहाई आसान हो, और वो अल्फाज जो है टू द पॉइंट अल्फाज हो, इधर उधर की बातें ना हो, बल्कि आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? कंक्रीटनेस कहेंगे। तो कंक्रीटनेस इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज rather than abstraction when discussing the client feelings, experience and behavior. It avoid vagueness and ambiguity. इट अवॉइड वेगनेस एंड एम्बिग्विटी से मुराद ये है कि इधर उधर की बातें और जो फजूल अल्फाज होते हैं या ऐसे अल्फाज जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो कंक्रीटनेस में इस तरह के अल्फाज से जो है फिर नर्सेस क्या करते हैं, गुरेज करते हैं, इस तरह के अल्फाज को नहीं यूज़ करते, बल्कि सिंपल अल्फाज को यूज़ करते हुए अपने पेशेंट के जो फीलिंग्स है, उनके जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो इसको हम कंक्रीटनेस कहेंगे। सही है।